नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाणिज्य शिक्षण के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है वाणिज्य शिक्षण की तकनीकी एवं विधियाँ। इस पाठ में हमने जिन जिन टॉपिक को कवर किया है वो इस प्रकार हैं: व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, पुस्तपालन शिक्षण के उपागम, वाणिज्य अभ्यास शिक्षण की योजना और अंत में है सूक्ष्म शिक्षण कौशल। अब हम बात करते हैं पहले पद्धतियों पर। तो पहली पद्धति है व्याख्यान पद्धति यानी लेक्चर मेथड। व्याख्यान पद्धति से हमारा अभिप्राय पाठ को व्याख्या के रूप में पढ़ाने से है। इस पद्धति में शिक्षक ज़्यादा क्रियाशील रहता है। जब क्लास चल रही होती है तो अध्यापक उसमें ज़्यादा क्रियाशील होता है, बच्चे केवल बैठकर सुनते हैं। अध्यापक अपने भावों विचारों द्वारा बोलकर, हाव भाव चलकर, हाथ पैर से चलकर इधर उधर क्रिया करता है। इसमें शिक्षक जो है ज़्यादा क्रियाशील रहता है किसी विषय वस्तु को जब वह पढ़ा रहा होता है, यानी व्याख्या दे रहा होता है। प्राचीन समय में जब भारत में आश्रम पद्धति प्रचलित थी, तब गुरु अपने प्रवचनों के द्वारा छात्रों को विषय वस्तु जो थी सुना कर याद कराते थे। प्राचीन समय में जब गुरुकुल चलते थे, गुरु और शिष्य वाली परंपरा चलती थी, उसमें क्या होता था कि गुरु अपने शिष्यों को उपदेश के द्वारा विषय वस्तु को तत्काल यानी अपने सम्मुख ही कंठस्थ करा देते थे। ठीक है, आज व्याख्यान पद्धति कक्षा शिक्षण पर आधारित हो गई है, यानी एक साथ कई लोगों को व्याख्यान देना, उपदेश देना। जैसे कक्षा में क्या होता है, एक साथ 30 से 40 बच्चे बैठे होते हैं। गुरु यानी अध्यापक जो है वो एक साथ सभी को उस विषय वस्तु का ज्ञान देता है। अब यानी और तब की पद्धति विषयगत जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित थी, यानी जब पुराने समय में क्या था, व्याख्यान पद्धति यानी उपदेश मेथड जो था उसमें सिंगल मतलब एक व्यक्ति को वाणिज्य मतलब व्यक्तिगत शिक्षण दिया जाता था, एक व्यक्ति को उपदेश दिया जाता था, समझाया जाता था। ठीक, अब बात करते हैं वाणिज्य शिक्षण व्याख्यान पद्धति का प्रयोग अपने तरीके से निम्न कार्यों के लिए करता है। वाणिज्य शिक्षण व्याख्यान पद्धति का प्रयोग अपने तरीके से किस प्रकार करता है? तो इस प्रकार करता है, चलिए देखते हैं। पहला है विषय वस्तु को छोटा, सरल और समझने योग्य बनाने के लिए। जैसे कोई विषय वस्तु बहुत कठिन है, समझने में कठिनाई हो रही है, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। जैसे मोटी किताब को देखकर कोई बच्चा बोर हो जाता है, पहले ही उसका मन हट जाता है कि अब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन व्याख्यान पद्धति के द्वारा क्या होता है, टीचर जो है पहले उस विषय वस्तु को पढ़कर समझता है, फिर उसको सरल भाषा में छोटा करता है और बच्चे को समझाता है, जिससे बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ लेता है। फिर दूसरा पॉइंट है नीरस विषय वस्तु को रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। वाणिज्य शिक्षण मतलब व्याख्यान पद्धति जो है, व्याख्यान पद्धति के द्वारा कोई भी विषय वस्तु जो बहुत कठिन है, समझने में कठिनाई पैदा कर रही है, उस विषय वस्तु को बहुत रुचिपूर्ण तरीके से व्यक्ति के यानी व्यक्ति के सम्मुख जो है बहुत सरल भाषा में प्रकट करती है, जिससे सामने वाला जो बालक है या व्यक्ति है उस चीज़ को, उस विषय वस्तु को आसानी से समझ जाता है। फिर तीसरा है समय बचाने के लिए। व्याख्यान पद्धति का प्रयोग समय बचाने के लिए भी किया जाता है, यानी कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। जैसे कोई व्यक्ति आजकल क्या होता है कि जैसे कक्षा में परीक्षा का वक्त होता है, जैसे लड़के जब आपस में बात करते हैं कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, जल्दी बता दो, नहीं कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सामने वाला जो बच्चा होता है या बालक होता है वो क्या करता है, अपने साथी को मोटा मोटा ज्ञान दे देता है। उसी को कहते हैं समय बचाने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद है चौथा पॉइंट, वाणिज्य विषय में अनेक स्थानों पर तकनीकी शब्द, संबंध तथा सिद्धांत आते हैं, तो व्याख्यान द्वारा इनका स्पष्टीकरण सरल, सुबोध और समझने योग्य बनाने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम वाणिज्य शिक्षण का अध्ययन कर रहे होंगे तब वाणिज्य शिक्षण में कुछ टेक्निकल वर्ड आते हैं, रिलेशन आते हैं, सिद्धांत आते हैं यानी प्रिंसिपल आते हैं, उनको जो है सरल भाषा में समझने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें अध्यापक जो है पहले उस विषय वस्तु को पढ़ता है, फिर समझता है, फिर सरल भाषा में अपने छात्रों को वह ज्ञान देता है, जिससे छात्र जो है आसानी से उस भाषा को समझ पाएँ, ठीक, उस पर अमल कर पाएँ। उसके बाद पांचवा पॉइंट है व्याख्यान के द्वारा छात्रों को गृह कार्य दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। छोटे कक्षा में तो लिख कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है अध्यापक क्या करता है, अध्यापक जो है बच्चों को खाली बोल देता है कि ये कार्य करके लाना है बस। इसलिए इसे कहते हैं कि व्याख्यान के द्वारा छात्रों को गृह कार्य दिया जा सकता है। ठीक, छठा पॉइंट है व्याख्यान द्वारा अतिरिक्त विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा सकती है। जैसे आदमी बोलकर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जो
जो विषय वस्तु जो मतलब कि जो मैटर जो है किताब में नहीं मिल पाता है, वो टीचर जो है अपने कहीं इधर उधर अलग एडवांस किताबों से पढ़ करके आता है, वो उसमें से बताता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि व्याख्यान के द्वारा अतिरिक्त विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही किताब पढ़ रहे हैं उसमें वो सारी बातें हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्याख्यान पद्धति के गुण के बारे में, यानी लेक्चर मेथड के गुणों के बारे में। तो लेक्चर मेथड के गुण देखते हैं। पहला गुण है भाषण पद्धति छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। भाषण पद्धति छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कब करेगी? जब बच्चा जो है स्वयं से किसी चीज़ को जब पढ़ लेगा, समझ लेगा, जब समझेगा तो तभी तो उस चीज़ पर तर्क कर पाएगा, जब उसको समझ रहा होगा विषय वस्तु को। अगर जब समझ ही नहीं रहा होगा तो तर्क क्या करेगा? इसलिए कहते हैं कि भाषण पद्धति छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। फिर दूसरा है भाषण पद्धति व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित होती है। इसमें एक ही जो व्यक्ति होगा वही बोलता है, वही पढ़ाता है, इसमें सब मिलकर नहीं कुछ होता। फिर तीसरा है भाषण पद्धति के द्वारा अस्पष्ट विषय को उस समय तक बार बार दोहराया जा सकता है जब तक वह छात्रों को समझ में ना आए। भाषण पद्धति में क्या होता है, अगर टीचर पढ़ाता जाता है, बोलता जाता है, पढ़ाता जाता है, लेकिन जैसे बच्चे को नहीं समझ में आता है, टीचर फिर उसको वही चीज़ बताता है, तो वह चीज़ को बार बार दोहराया जा सकता है जब तक छात्र को समझ में ना आए। इसमें ज़्यादा मतलब लिखने वाली बात हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो चौथा पॉइंट है जब शिक्षक रुचिपूर्ण शब्द और हाव भावों का प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाएंगे तो छात्र जो है आसानी से इसको समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छात्र जो है अगर कोई ऐसी विषय वस्तु है जिसको समझने में कठिनाई हो रही हो, पढ़ने में कठिनाई हो रही हो, उसके शब्द ज़्यादा कठिन हो, अगर टीचर जो है अपने लेवल पर उसको पहले पढ़कर अध्ययन करके उसको सरल भाषा में समझकर जब छात्र को पढ़ाएगा, हाव भाव का प्रयोग करके, रुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके, कहानी कविताओं का जैसे प्रयोग करके लोग पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इससे छात्र जो उस चीज़ को भूलते नहीं जिस चीज़ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको जो है बहुत आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, फिर पांचवा है भाषण द्वारा समय और श्रम दोनों बचता है। बिल्कुल बचता है, बोर्ड पर लिखना नहीं पड़ता है ना, और कम समय में ज़्यादा ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक, बढ़िया भाषण छात्रों में रुचि पैदा करता है। बिल्कुल बढ़िया भाषण कब होगा, उसमें कविताओं का संग्रह होगा, शेर का होगा, मतलब रुचिपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो इससे क्या होगा, छात्रों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा, वो क्या है उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक याद करके रख पाएंगे अगर वो अच्छा होगा। ठीक है, फिर सातवां पॉइंट है भाषण पद्धति द्वारा छात्रों में शब्दों के उच्चारण में सुधार आता है। भाषण के द्वारा देखो ऐसे छात्र कुछ भी बोलता हो, लेकिन जब भाषण पद्धति में जैसे भाषण प्रतियोगिता जब स्कूल में होती है तो छात्र जब जाता है तैयार करके, कक्षा में कैसे भी बोलता हो लेकिन वहाँ पर जाएगा तो एक तरीका होगा बोलने का, उच्चारण शब्दों को उच्चारित करने का तरीका होता है, वो वहाँ पर उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। इससे क्या होगा कि छात्र के भाषा में सुधार आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं व्याख्यान पद्धति के दोष के बारे में, कि प्रत्येक चीज़ जो अच्छी होती है उसके कुछ दोष कमियां भी होती हैं, वो बुरी भी होती है कुछ चीज़ों के लिए। तो इसी प्रकार व्याख्यान पद्धति में हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है भाषण द्वारा दिया गया ज्ञान ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। बिल्कुल सही है कि भाषण पद्धति द्वारा जो हम ज्ञान छात्रों को देंगे वह ज़रूरी नहीं कि बच्चा जो है काफ़ी लंबे समय तक याद करके रख पाए। बच्चा भूल जाएगा, हाँ कुछ दिन कुछ महीने तक याद करके रख सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है छात्रों में 40 से 50 मिनट तक ध्यान से सुनने की क्षमता नहीं होती। बिल्कुल सही है, जैसे अगर कहीं छोटा भाषण होता है तो लोग आराम से ध्यान से सुन सकते हैं, लेकिन जब बहुत लंबा भाषण जब खींचने लगता है, घंटे 2 घंटे का होने लगता है, तो छात्र जो है इतना उनके अंदर ध्यान शक्ति नहीं होती कि वो किसी बात को पूरे समय तक बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें, उसको याद कर लें वो बात। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि छात्रों में ध्यान से सुनने की क्षमता नहीं होती। तीसरा पॉइंट है इस पद्धति से वास्तविक शिक्षण नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि हमको क्या पता कि मतलब अध्यापक को क्या पता कि वो जब पढ़ा रहा होगा कि ज़रूरी है कि सभी बच्चों को वो सारी बातें समझ में आ रही हों, है ना। बोलता जा रहा है, सामने वाले छात्र बस बैठे देख रहे हैं, तो कुछ को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन इसमें पता नहीं चल पाता, इसीलिए इससे वास्तविक शिक्षण नहीं हो पाता है। फिर चौथा पॉइंट है भाषण के लिए ज्ञानी और कुशल अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, भाषण के लिए ज्ञानी होना ज़रूरी है, कुशल अध्यापक होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा वक्ता तभी होगा जब अच्छा श्रोता होगा। ज्ञानी वही होगा जिसने काफ़ी मतलब ज्ञान अर्जित किया होगा, अध्ययन करके काफ़ी किताबों को अध्ययन किया होगा काफ़ी ज़्यादा,
है ना, उनको समझाओगा अच्छी तरीके से, तो वही एक कुशल अध्यापक बन सकता है और किसी विषय वस्तु को सरल भाषा में अपने छात्रों को सिखा सकता है, जब उसने पहले उन किताबों को, विषय वस्तु को अच्छे से समझा होगा तब। पांचवा है, भाषण पद्धति शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक पक्षीय पद्धति है। बिल्कुल सही है। छठा, स्वाध्ययन की आदत का लोप होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, छात्र जो हैं पूरी तरीके से अपने अध्यापक पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अध्यापक तो ज़रूर बताएगा, इसलिए वो लोग स्वयं से पढ़ने की आदत को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं इस पद्धति द्वारा। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी पद्धति की। वह पद्धति है वाद विवाद पद्धति। तो पहला पॉइंट, तर्कपूर्ण एवं स्पष्ट विचारों का आदान प्रदान करना वाद विवाद पद्धति कहलाता है। वाद विवाद पद्धति स्कूल में भी होती है। तो उसमें क्या होता है, तर्कपूर्ण बातें होती हैं, फालतू फिजूल वाली बातें नहीं होती, इसलिए कहते हैं तर्कपूर्ण बातें होती हैं जो उन्हीं को हम वाद विवाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वाद विवाद अनावश्यक तथा निरर्थक शब्दों का संग्रह नहीं है। वाद विवाद शिष्टतापूर्ण, तर्कपूर्ण तथा ज्ञान युक्त विचार विमर्श है। ठीक, जिसमें ज्ञान युक्त बातें हों, तर्कपूर्ण बातें हों, है ना, वही बातें वाद विवाद पद्धति में शामिल की जाती हैं। फिर वैज्ञानिक वाद विवाद वह वाद विवाद है जिसमें सभी समान रूप से भाग लें, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी बोलें। हो सकता है कि उसमें से कोई एक व्यक्ति भी, एक बालक बोल सकता है जो मतलब बोलने में अच्छा सक्षम है। इसके बाद देखते हैं वाद विवाद के लिए तैयारी। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य को संपादित करने से पूर्व योजना बना लेनी बहुत आवश्यक होती है। हाँ, जब हम किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम उसका एक खाका खींचते हैं, रफली खाका, मतलब कि योजना बनाते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वह हमें योजना पहले से बना लेनी चाहिए अगर हम वाद विवाद की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, इस संबंध में वेस्ले तथा रास्की महोदय ने निम्न सुझाव दिए हैं वाद विवाद पद्धति की तैयारी से संबंध में। उन्होंने कहा है कि विषय वस्तु तथा समस्या का हर समय ध्यान रखो। जब आप वाद विवाद कर रहे हो तो जो उसका सेंट्रल पॉइंट है, जो जिस पर आप बात कर रहे हो, जिस बिंदु को, उसको मत भूलो, मत उससे भटको मत, मतलब कि घूम फिर के आओ, लेकिन उसी पर बात करो। फिर दूसरा है बढ़िया साधनों से जानकारी इकट्ठा करो, जैसे इंटरनेट के द्वारा जिस पर आप वाद विवाद कर रहे हो उसके लिए बढ़िया साधनों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। मासिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, समाचार का अध्ययन करो, पाठ के महत्वपूर्ण भाग पढ़ो जैसे संपादकीय वगैरह। फिर है निरर्थक तथ्यों को छोड़ दो, जो लगता है कि फालतू की बातें उनको हटाते जाओ, कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान दो। ठीक, पाठ का सारांश निकाल लो, फिर उसे पढ़ो, सावधानी पूर्वक तैयारी करो। ठीक, इससे क्या होगा कि वाद विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। जब आप बोलोगे तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे। ठीक, इसके बाद है वाद विवाद का संचालन कैसे होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आरंभ छात्र या अध्यापक दोनों में से कोई करवा सकता है। जब वाद विवाद स्टार्ट हो जाए, यानी शुरू हो जाए, तब उसे अपने उद्देश्यों तक तो पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी उसका क्या वो क्या मतलब बताना चाहता है, क्या चीज़ है, उसके उद्देश्यों तक तो पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक योग्य संचालक का होना जरूरी है ना। कोई हो जो ये केवल उसका काम ये हो देखने का कि जो जिस पर वाद विवाद हो रहा है उससे लोग भटक तो नहीं रहे, उस पॉइंट से भटक तो नहीं रहे, कहीं और तो नहीं जा रहे हैं। संचालक को वाद विवाद के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की ओर सदैव ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं वाद विवाद पद्धति के गुणों के बारे में। गुण क्या कहते हैं। नंबर 1, यह पद्धति व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग शब्द होंगे, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग तर्क होंगे, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है वाद विवाद पद्धति। पॉइंट नंबर 2, पद्धति स्वतंत्र अध्ययन पर जोर देती है। ठीक है। तीसरा, वाद विवाद पद्धति छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। चौथा, वाद विवाद पद्धति के द्वारा वाद विवाद पद्धति जो है क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा, यह पद्धति स्वाध्याय का विकास करती है, यानी स्वयं से अध्ययन करना, अपने आप पढ़ना, उसका जो है विकास करती है। क्योंकि बच्चा अपने आप जानकारी इकट्ठा करेगा इधर उधर से, अलग अलग किताबों से, तो उससे क्या होगा, स्वाध्याय की आदत विकसित होगी उसके अंदर। फिर छठा है, यह पद्धति छात्रों
छात्रों के विषय से जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करना सिखाती है। छात्रों को, छठा पॉइंट, यह पद्धति छात्रों को विषय से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना सिखाती है कि कैसे कैसे हम किसी तथ्य पर जानकारी कैसे इकट्ठा करें, कहाँ से इकट्ठा करें, वाद विवाद पद्धति सिखाती है। इसके बाद सातवां है, यह पद्धति छात्रों को सहयोगितापूर्ण प्रतियोगिता का विकास करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाद विवाद पद्धति के दोष के बारे में, कमियों के बारे में। तो पहला पॉइंट है, निरर्थक वाद विवाद से समय बर्बाद होता है। दूसरा, संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करना संभव नहीं होता, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही बात होती है। तीसरा, यह पद्धति अधिक समय चाहती है, क्योंकि इस पर जब डिबेट होगी तो लोग इस पर अपने अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य से उस बात पर अपना तर्क रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है। चौथा है, सारे छात्र इससे पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। फिर पांचवा, कुछ छात्र ही वाद विवाद में भाग लेते हैं और बाकी सभी को मौका नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड पर, यानी योजना पद्धति पर। योजना को शिक्षा जगत में लाने का मुख्य कार्य प्रमुख प्रयोजनवादी तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने किया था। जब हम किसी कार्य को करने की योजना बनाते हैं तो इस योजना के अनुसार ही कार्यविधि को निर्धारित भी करते हैं और इसके बाद योजना को कार्यान्वित भी किया जाता है। यही योजना का मुख्य अंग होता है और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उस कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है और अंत में कार्य का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। आपने प्रबंध में यानी व्यवसाय में पढ़ा होगा योजना पद्धति के बारे में, यानी प्लानिंग के बारे में। जब आप किसी कार्य को करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप किसी कार्य को करने जा रहे होंगे उससे पहले खाका खींचेंगे। खाका खींचने के बाद उसको उसी विधि के अनुसार कार्य करेंगे। जब कार्य हो जाएगा तब आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि कहीं हमने कहीं गलती तो नहीं की। अगर हाँ गलती की है तो उसको अगली बार सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी को हम योजना पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। योजना एक ऐसा समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक अवस्थाओं में पूरा किया जाता है, J.A. स्टीवेंस ने कहा है। ठीक है, योजना पद्धति के गुण देखते हैं। योजना पद्धति उपयोगिता, वास्तविकता तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण अधिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, योजना पद्धति छात्रों को व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान कराती है। तीसरा देखते हैं, योजना पद्धति करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब योजना पद्धति में क्या होता है कि आप स्वयं करो तब सीखो, तो करके सीखने के सिद्धांत पर योजना पद्धति आधारित होती है। चौथा पॉइंट है, योजना पद्धति व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। इसके लिए सभी छात्रों को अपना विकास करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि योजना जो है हर व्यक्ति के लिए हर जिंदगी के प्रत्येक पहलू में, मतलब योजना का प्लानिंग प्रत्येक व्यक्ति को बनानी पड़ती है ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो व्यक्ति। जैसे तो क्या होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से जो है प्लानिंग करता है उस समस्या से निपटने के लिए या उस मुसीबत से या उस सिचुएशन या कंडीशन से निकलने के लिए। छठा है, योजना पद्धति में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का सुंदर समन्वय होने के कारण यह पद्धति अधिक रोचक तथा आकर्षक है। ठीक है, सातवां है, यह सिद्धांत थार्नडाइक के सीखने के 3 महान सिद्धांतों पर आधारित है। तो उनके 3 जो महान सिद्धांत थे वो थे प्रभाव का सिद्धांत, फिर तत्परता का सिद्धांत और फिर तीसरा था अभ्यास का नियम। तो हम पहले बात करते हैं प्रभाव के सिद्धांत की। प्रभाव का सिद्धांत, इसमें सीखने के प्रभावों का होना आवश्यक है। सीखने से संतोष एवं सफलता प्राप्त होती है। इस योजना पद्धति में शारीरिक कार्य के फलस्वरूप छात्रों को सफलता एवं संतोष दोनों ही प्राप्त होते हैं, है ना। तत्परता में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने से पूर्व छात्रों को सीखने के लिए तैयार होना आवश्यक होता है। सीखना चाहते हो तो पहले तैयार हो कि हाँ अब हम उस बारे में हम सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अब चाहे जो कुछ भी हो। तीसरा पॉइंट है अभ्यास का नियम। सीखना तभी प्रभावपूर्ण रहता है जब सीखे हुए ज्ञान का पर्याप्त अभ्यास किया जाए। ठीक है, क्योंकि आप अगर आज सीखोगे, जैसे मैथ क्या होता है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आदमी धीरे धीरे उसको भूलता चला जाता है, उसी को कहते हैं सीखना। ठीक है,
इसके बाद है योजना पद्धति छात्रों को अभ्यास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है ना। आप प्लानिंग करेंगे तो कुछ समय पहले से ही करेंगे ना, तो उसके बीच में आपको मौका मिलेगा उसे अभ्यास करने का। फिर 8वां है योजना पद्धति से छात्रों में सहयोग, सहानुभूति और पारस्परिक प्रेम की भावना जागृत होती है। ठीक है। 9वां है योजना पद्धति छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता देती है। अब हम बात करते हैं योजना पद्धति के दोषों के बारे में। तो इसके दोष क्या क्या हैं? पहला है योजना पद्धति अधिक व्यय चाहती है, यानी खर्चीली होती है। दूसरा है योजना बनाना एक जटिल कार्य है। तीसरा, क्योंकि योजना बनाना जटिल कार्य क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है, श्रम लगता है, आदमी को सोचना समझना पड़ता है, इसलिए एक जटिल कार्य है। और खर्चीली कैसे है? क्योंकि जब आप योजना बनाएंगे, उसका खाका बनाएंगे, उसमें तो कुछ पैसा, मतलब कुछ तो पैसा लगाएंगे ही, इसलिए जो है कुछ खर्चीली भी है। तीसरा पॉइंट, योजना पूरी करने में श्रम व समय अधिक लगता है। चौथा, योजना के संचालन के लिए कुशल एवं अनुभवी अध्यापक का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप पता कैसे करो, तरीका कुछ और हो, आप कुछ और तरीके सोच रहे हो। 5वां पॉइंट, निर्धारित समय में ही योजना पूरी करने की शर्त कभी कभी योजना को अपने मूल उद्देश्य से विचलित कर देती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कंडीशन रख दी, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे ही कुछ भी कंडीशन आ जाए, लेकिन इस कार्य को पूरा करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप उस मूल उद्देश्य से निश्चित रूप से भटक जाएंगे, है ना। इसीलिए अर्थशास्त्र में, यानी प्रबंध में, अर्थशास्त्र में और प्रबंध में दोनों में सिखाया जाता है कि अगर परिस्थिति विपरीत जा रही है तो आप उसके लिए तैयार रहो और अपने नियमों में कुछ संशोधन कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। फिर अब बात करते हैं समस्या समाधान पद्धति पर। समस्या समाधान पद्धति वर्तमान युग की एक विवादग्रस्त पद्धति है। कुछ लोग इसे पद्धति न मानकर केवल एक विधि मानते हैं। वे लोग भूल करते हैं। समस्या समाधान पद्धति को हम शिक्षण विधि नहीं कहना चाहिए, यानी समस्या समाधान पद्धति को हमें शिक्षण विधि नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में समस्या समाधान पद्धति, समस्या जो है एक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसी समस्या पर विचार करना समस्या समाधान पद्धति कहलाता है। मतलब हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसी समस्या पर विचार करना समस्या समाधान पद्धति कहलाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों के सम्मुख एक समस्या का निर्माण करना। जैसे हम अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ाता है तो क्या करेगा, छात्रों के सम्मुख एक समस्या का निर्माण करेगा। छात्र अपनी किशोरावस्था के कारण तुरंत उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि ये करके लाना है, तो उस समय छात्र जो है अपनी किशोरावस्था में होते हैं, मतलब कि युवावस्था में होते हैं, तो तुरंत एग्री कर जाते हैं कि हाँ हम बिल्कुल कर लेंगे। फिर छात्र द्वारा भरसक प्रयास करते हैं पूरा करने के लिए उसको। इससे ज्ञानार्जन अत्यंत सरल एवं सुगम हो जाता है। जब वो कह देंगे तो उन्हें करना भी पड़ेगा ना, इसके लिए क्या होगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इससे ज्ञानार्जन अत्यंत सरल एवं सुगम बन जाता है। ठीक। समस्या पद्धति का क्षेत्र मानसिक समस्याओं तक ही सीमित रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है समस्या समाधान पद्धति के गुण। नंबर 1, छात्रों के सामने एक चुनौती। समस्या समाधान पद्धति क्या होती है? छात्रों के सम्मुख एक चुनौती होती है। दूसरा पॉइंट, यह पद्धति हमें समस्या का समाधान करना सिखलाती है। तीसरी, यह पद्धति छात्रों की चिंतन मनन एवं विश्लेषण शक्ति का पर्याप्त विकास करती है। समस्या समाधान पद्धति जो है छात्रों में चिंतन मनन एवं विश्लेषण शक्ति का पर्याप्त विकास करती है। इसके बाद समस्या समाधान पद्धति विभिन्नताओं पर आधारित होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता अलग अलग ढंग से रखता है ना। उसके सीखने का, बोलने का, चालने का तरीका जो होगा अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, इसलिए समस्या समाधान पद्धति विभिन्नताओं पर आधारित होती है। नंबर 5, इस पद्धति के द्वारा छात्र उपकल्पनाएं बनाना, उनकी जांच करना एवं निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। छठा पॉइंट, इस पद्धति से व्यक्तिगत शिक्षण एवं कला शिक्षण दोनों ही संभव है। इस पद्धति में छात्र जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो इनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब बात करते हैं समस्या समाधान पद्धति के दोषों के बारे में। तो पहला पॉइंट, बार बार प्रयोग से सरलता में आकर्षण खत्म हो जाता है।
इसमें क्या होता है, अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कोई नई टेक्निक आपने निकाली है सिखाने की, और आप अगर उसका बार बार प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इससे उस विषय वस्तु की सरलता और आकर्षण खत्म हो जाता है। इसलिए कुछ अध्यापक होते हैं उसको हफ्ते में एक बार रखते हैं, है ना, 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। इससे छात्र जो हैं उस दिन का आने का इंतज़ार करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, बारिश होने लगी काफ़ी तेज़। दूसरा पॉइंट, कभी कभी समस्या का समाधान बड़ा कठिन हो जाता है। तीसरा, इस पद्धति के द्वारा वाणिज्य शास्त्र की संपूर्ण विषय वस्तु समान दक्षता से पढ़ाई नहीं जा सकती है ना। फिर चौथा है, कक्षा में नियमित समस्याएं वास्तविक जीवन की समस्याओं से कहीं सरल तथा सुगम होती हैं, क्योंकि बच्चा भविष्य में कैसी समस्याओं को फेस करेगा और अध्यापक जो है कक्षा के अनुसार उसको उसके जो जिस हिसाब से उसका लेवल, उसकी योग्यता है, उस हिसाब से वो टास्क देता है ना। तो इसलिए जो हैं कक्षा में जो निर्मित समस्याएं होती हैं वास्तविक जीवन की समस्याओं से कहीं ज़्यादा सरल और सुगम होती हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है, सभी टीचर इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुशल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है पुस्तपालन शिक्षण के उपागम। ठीक है, पुस्तपालन शिक्षण के उपागम। तो पुस्तपालन शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है जर्नल उपागम, दूसरा है लेजर उपागम, तीसरा बैलेंस शीट, चौथा समीकरण उपागम, पांचवा सर्पिल विकास, पूर्ण चक्र उपागम, एकल प्रविष्टि उपागम, आठवां है कैश बुक उपागम। इसमें हम केवल महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही जो हैं उन पर बात करेंगे, केवल जर्नल उपागम पर, लेजर उपागम पर और समीकरण उपागम जो हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है नगद खाता, और नगद खाता भी है। तो पुस्तक में केवल 4 उपागम का वर्णन किया गया है। पहला है जर्नल उपागम। तो जर्नल उपागम में क्या है कि इस उपागम में बिंदुओं को चरणबद्ध क्रम में पढ़ाया जाता है, जिसका वे विभिन्न कार्यालयों में उपयोग करते हैं। छात्रों को मूल रूप से इससे जर्नल बनाने के नियम की प्रारंभिक जानकारी मिलती है ना। जर्नल एंट्री नहीं भरते हैं, जैसे कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उस हिसाब से। तो इसका दोष क्या है? दोष ये है, पहला, कड़ी मेहनत के साथ इन प्रविष्टियों को संभाल कर रखना पड़ता है। दूसरा, छात्र को शिक्षक के शब्दों पर निर्भर रहना पड़ता है कि शिक्षक क्या बताएगा। ठीक, और लाभ क्या है? पहला लाभ है डेबिट और क्रेडिट को परिभाषित करना, और दूसरा है डेबिट क्रेडिट में लेन देन करना। ये चीज़ें सीख जाता है बच्चा। पोस्टिंग सीख जाता है, लेजर खाते का संतुलन करना सीख जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सीख जाता है, बैलेंस शीट आदि सब चीज़ें बनाना सीख जाता है। अब बात करते हैं लेजर उपागम की। तो लेजर क्या है? इस खाते में बही खाता की बुनियादी अवधारणाओं को बताया गया है। इसका मुख्य काम डेबिट और क्रेडिट की समानता को साबित करना है। इसका परीक्षण करने के लिए परीक्षण संतुलन लिया जाता है। दोष क्या है? पहला दोष यह है कि यह विषय वस्तु को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरा, जर्नल में वापस जाना और फिर से प्रारंभिक ज्ञान पर आना भ्रम पैदा करता है। पहले एक बार अंत तक ले जाता है, फिर वापस पुनः वही स्थिति पर फिर से कर देता है, इसलिए भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है। अब लेजर उपागम के लाभों को देखते हैं। पहला है डेबिट और क्रेडिट को परिभाषित करना। दूसरा है डेबिट और क्रेडिट के संदर्भ में लेन देन का विश्लेषण करना। तीसरा है खाता बही। चौथा है ट्रायल बैलेंस। पाँचवा पोस्टिंग। छठा है फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आदि। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, समीकरण उपागम की। इस उपागम में छात्रों को 3 अवधारणाएं दी गई हैं। पहली है संपत्ति देयता, लायबिलिटी, पहली है संपत्ति यानी एसेट्स, फिर दूसरी है देयता यानी लायबिलिटी, फिर तीसरा है पूंजी यानी कैपिटल। तो संपत्ति में क्या है कि संपत्ति मालिक के स्वामित्व और उसके अधिकार को प्रकट करती है। दायित्व किसी भी बाहरी व्यक्ति के हित को दर्शाता है। ठीक है। पूंजी मतलब होता है कि पूंजी का तात्पर्य है व्यवसाय में मालिक की रुचि से, है ना। मालिक व्यवसाय में पैसा तभी लगाएगा जब उसकी व्यवसाय करने में रुचि होगी। ठीक है। पूंजी में सभी अस्थायी खाते शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के साथ साथ परिसंपत्तियों देयता तथा पूंजी में परिवर्तन होता रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति दायित्व तथा पूंजी के नियमों के आधार पर एक समीकरण विकसित किया जाता है।
फिर समीकरण उपागम में ही आखिरी पॉइंट, किसी भी कमी के लिए एक संकेत का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से? जैसे जर्नल की, इन सभी परिस्थितियों का इसमें प्रयोग किया जाता है इन खातों को बनाने में। पहला कि जर्नल की अवधारणा का जब विकास होता है, लेजर की अवधारणा का जब विकास होता है, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में होता है यही चीज़। बात करते हैं नगद खाता की। नगद खाता में नगद या चेक द्वारा हुए लेन देनों को लिखा जाता है। ठीक।